नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए पुलिस कांस्टेबल 2025 का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। चलिए आजमाइए अपने आप को। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेट हमने तैयार किया है। आजमाइए अपने आप को, कितने आपके इसमें स्कोर रहने वाले हैं। ये रहा पहला प्रश्न आज का। ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। लाल पीलो द्यो बरखा नीलियो, लोकोक्ति का सही विकल्प चुनना है। लाल पीली धोती पहनने से बारिश नहीं होती है। लाल पीले बादलों से बारिश नहीं होती है। लाल पीले जौ खिलने पर बारिश होती है। लाल पीले रंग की होली खेलने से बारिश होती है। तो यहां पर हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी वाला, लाल पीले बादलों से बारिश नहीं होती है। लाल पीलो द्यो, इसको समझने का प्रयास करेंगे। लाल पीलो द्यो, लाल और पीला तो रंग हो गया। द्यो का मतलब यहाँ पर बादल से लगाते हैं। लाल पीले जो बादल हैं वो बरखा नीलियो मतलब बरखा नहीं लाते हैं। ठीक है जी। लाल पीले बादलों से बारिश नहीं होती है। ये बी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को क्या कहते हैं? यहां पर बताना है कि वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों क्या कहते हैं। पहला है कारक, दूसरा है विशेषण, तीसरा है वचन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो एक की तरफ है ये बिल्कुल सही है। वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को क्या बोलते हैं? कारक कहते हैं। तो यहाँ पर जहां पर रिक्त स्थान था यहाँ पर क्या होना था? कारक। तो दूसरे का पहला वाला। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है? शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। दूसरा है बिजली बड़ी देर के लिए आई और वह चली गई। राम कल बद्रीनाथ जाएंगे और सीता गंगोत्री जाएगी। आप चाय पियेंगे या कॉफी? तो इसमें बताना था कि संयुक्त वाक्य कौन सा नहीं है। यहां पर बताना क्या था कि संयुक्त वाक्य कौन सा नहीं है। ठीक है जी। कौन सा नहीं है तो नहीं बताना है आपको। नहीं है जो संयुक्त वाक्य, तो यहां पर देखो और बीच में आ रखा है इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है जी। राम कल बादल बद्रीनाथ जाएगा, ये भी जो है आंसर नहीं होगा। और चाय पियेंगे या कॉफी, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं ये वाले हैं, ये संयुक्त वाक्य के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पर बोला कि संयुक्त वाक्य नहीं है, तो यह है शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, क्योंकि इसमें एक उद्देश्य है शीला और आपको अपना बड़ा भाई मानती है विधेय। और जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वहां पर हमेशा सरल वाक्य होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये सरल वाक्य होगा और ये बाकी संयुक्त है, तो यहाँ पर नहीं बताना था। तो जो एक की तरफ है ये सही है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, माणा मते गौनी 18 मते दोनी, लोकोक्ति का सही विकल्प चुने। माणा से ऊपर कोई गांव नहीं और 18 से ऊपर दाव नहीं होता है। बी है माणा के मथे न लगे क्योंकि आप ऐसा दाव नहीं लगा सकते। और सी है माणा के ऊपर गांव नहीं है क्योंकि वहां से आगे भगवान वास करते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा जो सही आंसर होगा कौन सा वाला होगा? माणा मथे गोनी 18 मथे दोनी। माणा के ऊपर कोई गांव नहीं और 18 से ऊपर कोई दाव नहीं होता है। तो एक की तरफ जो भी है ये हमारा जो है सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला पांचवा प्रश्न है। ये रहा पांचवा प्रश्न, पेड़ से कई आम गिरे, वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन कारक, संबंध कारक, अपादान कारक और कर्ता कारक। पेड़ से कई आम गिरे, तो पेड़ से जो है आम अलग हो रहे हैं और अलगाव के अर्थ में हमेशा जो है कौन सा कारक होता है? अपादान। ठीक है जी। अलगाव के अर्थ में, उसके अलावा डर या भय के अर्थ में, और उसके अलावा कहीं पर अगर आपको तुलना का भाव अगर पैदा हो, तो इन तीनों अर्थों में मुख्य रूप से अपादान कारक होता है। तो पांचवा का क्या होगा? सी वाला। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुनिए। और कहां पर चुनना है? यहां पर क्या आएगा? यहां पर रिक्त स्थान जो दिया हुआ है यहां पर क्या आना है? इस वाक्य को, इस सेंटेंस को आपको पढ़ना है यहां से लेकर के यहां तक, और इस बीच में बताना है कि संपन्न व्यक्ति डॉट डॉट डॉट, संपन्न व्यक्ति डॉट 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 की व्यथा नहीं जान सकता। यानी जो संपन्न व्यक्ति होता है
वो इनमें से किस व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता है? आसन्न, निष्पन्न, विषण, विपन्न। तो संपन्न का ठीक उल्टा क्या होता है? विपन्न। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? विपन्न। ठीक, संपन्न का उल्टा क्या होगा? विपन्न। और जो संपन्न व्यक्ति होगा वो विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता। तो छठा का हमारा डी सही आंसर होगा। आगे देखो 7वां प्रश्न ये रहा। निम्न कुमाऊं या कुमाऊनी हिंदी शब्दावली का सही मिलान करना है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो है सही मिलान है, इस प्रकार से आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो आमा जो शब्द है ये कुमाऊनी शब्दावली है इस तरफ, और ये हिंदी शब्दावली है। तो आमा बोलते हैं किसको? दादी को। दाजू बोलते हैं कुमाऊनी में बड़े भाई को। और इजा बोलते हैं किसको? माँ को। और चेली बोलते हैं पुत्री को। तो यानी जो हमें ए चाहिए होता है किसका? 2 का ए। तो देख 2 का ए यहाँ पर है, और फिर हमें चाहिए 4 का बी। 4 का बी यहाँ पर है, यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है। और फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 3 का डी। 3 का हमें डी चाहिए, 3 का डी यहाँ पर है। और 1 का क्या है? सी। 1 का सी यहाँ पर है। तो ये हमारा जो है बी वाला विकल्प जो है उचित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा 8वां प्रश्न। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म कौन सा है? यहाँ पर सही बताना है कि सही कौन सा है। तो इनमें से देखो ये 4 विकल्प जो आप देख रहे हैं, बिसरना, बुलाओ, गेहूं, गोधूम, पनही, पाहन, पुराना, पुराण। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा पुराना, पुराण, ये वाला सही होगा। पुराना का जो तद्भव शब्द होता है वो क्या होता है? पुराण होता है। पाहन जो है पत्थर का, और गेहूं का गोधूम होता है। इसलिए ये सारे गलत हैं, ये डी वाला जो है सही है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फटाफट चलना चाहूंगा। छायावादी की कवयित्री है, प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। छायावाद की कवयित्री है, कौन सी है? मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवानी। तो हमारा आंसर होगा बी वाला। यहाँ पर छायावादी कवयित्री इनमें से कौन सी है? महादेवी वर्मा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रनंदन पंत, महादेवी वर्मा छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं। और यहाँ पर छायावाद की कवयित्री पूछा हुआ है, तो हमारा आंसर बी सही होगा। ये रहा 10वां प्रश्न। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द कौन सा है? आकाश कुसुम, बी है आकाश वृत्ति, सी है आकाश सलिल, और डी है आकाश फल। तो इन चारों में से बताना है कौन सा सही आंसर होगा। बी की तरफ जो भी है आकाश वृत्ति, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, उसके लिए एक जो सही शब्द है वो क्या है? आकाश वृत्ति। तो जिन्होंने आकाश वृत्ति किया वो बिल्कुल सही है। और 11वां प्रश्न ये रहा। वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना, एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत बताना है इनमें। तो जिसका इलाज कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? दुसाध्य, ये भी सही है। दूसरा है जो मनुष्यता से दूर हो उसे अमानुषिक, ये भी बोलते हैं। हमें बताना क्या है? गलत। जो कम खर्च करने वाला हो इसे मितव्ययी न बोल करके क्या बोलते हैं? इसे अपव्ययी न बोल करके क्या बोलते हैं? मितव्ययी बोलते हैं। यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मितव्ययी। और जो इतिहास के लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसे प्रागैतिहासिक बोलते हैं। ये बात भी जो है सही है। तो हमें बताना है कि गलत कौन सा है। तो गलत हमारा कौन सा है? ये सी वाला। तो इसलिए यहाँ पर सी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12वां प्रश्न। दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमां से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 अलंकार होते हैं। एक इसमें जो है मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण अलंकार, और एक इसमें जो है उपमा अलंकार है। तो कई बार एक ही एग्जाम्पल में 2 अलंकार हो सकते हैं। यहाँ पर जो है क्या बोला कि मेघमय जो बादल है वो आसमान से ऐसे उतर रहे हैं मानो कोई संध्या सुंदरी है। तो बादलों का प्राकृतिक तत्वों का जो है मानवीकरण किया गया, इसलिए मानवीय अलंकार है। और संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, यहाँ पर जो है बादलों की तुलना जो है संध्या रूपी सुंदरी से करी गई है। ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पर तुलना भी हो रही है, और जहां पर तुलना होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। तो मानवीकरण और उपमा 2 में से जो मिल जाए ऑप्शन में वो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न।
सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, इस वाक्य का सही भेद कौन सा है? तो हमारा सही आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा? देखो, संदेहार्थक होगा, विधानार्थक होगा, प्रश्नवार्थक, आज्ञावार्थक। तो यहाँ पर जो है विधानवार्थक होगा, जहां पर क्रिया के काम करने का बोध होता है, काम होने का बोध होता है, वहां पर जो है विधानार्थक होता है। और यहाँ पर सबरी प्रतिदिन जो है राम की प्रतीक्षा करती थी, कार्य करने की, है ना, राम की प्रतीक्षा करने की बात चल रही है, एक सूचना मिल रही है, मतलब जहां पर कार्य के होने की सूचना मिले वहां पर विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य होता है। तो यहाँ पर 13वां का बी की तरफ जो भी है ये बिल्कुल सही है। आगे देखो 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? यहाँ पर एक तरफ पुल्लिंग दिए हुए हैं, एक तरफ स्त्रीलिंग दिए हुए हैं, और आपने चुनाव करना है, यहाँ पर कोट करना है। साहब यानी मेम साहब, कई बार बोलते हैं मेम साहब, ठीक है जी। पिता का क्या हो जाएगा? माता। हाथी का क्या हो जाएगा? हथनी। और सांप का क्या हो जाएगा? सांपनी। तो यहाँ पर 4 का हमें ए चाहिए, 4 का ए की जगह है, यहाँ पर ए वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 15वां प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा और हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो डी वाला होगा। यहाँ पर संघ को निर्देश दिया गया कि वो हिंदी भाषा का विकास करे। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 351 में। इसी प्रकार 16वां प्रश्न है, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ पर रेखांकित शब्द कौन सा है? के लिए। ये के लिए जो शब्द है ये इनमें से क्या है? विशेषण है, परसर्ग है, सर्वनाम है, संज्ञा है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? परसर्ग होगा। आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न, रमा विद्यालय से घर आती है, इसमें कौन सा कारक है? तो रमा विद्यालय से घर आती है, यानी रमा जो है विद्यालय से अलग हो रही है, और अलग के अर्थ में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। इसी प्रकार से 18वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? इष्ट का अनिष्ट, इष्ट का अनिष्ट, छली का निश्चल, उत्कर्ष का निकर्ष और सामनासिक का निरानुसारी। तो यहाँ पर देखो ये सब सही है लेकिन ये गलत है, तो इसलिए हमारा आंसर ये बनेगा। क्योंकि उत्कर्ष का जो विलोम शब्द होता है, या तो नकर्ष बोल सकते हैं या फिर इसको दूसरी भाषा में अवनति भी बोल सकते हैं, निकर्ष नहीं होता है। इसलिए सी की तरफ जो भी है ये हमारा सही जवाब होगा। और ये रहा 19वां प्रश्न आज हिंदी का, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण? तो यहाँ पर देखो यह जो शब्द आ रखा है वो संज्ञा से पहले आ रखा है, और जब कोई शब्द संज्ञा से पहले आता है, कोई सर्वनाम, तो विशेषण का काम करता है और ये कहलाता है क्या? सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर डी की तरफ जो भी है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। और हिंदी का लास्ट प्रश्न ये रहा, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? का खा है ना, ये वाला है, ये कौन सा है? ये भी नहीं है, ठीक है जी, कौन सा है? तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है। तो ट ठ ड ये वाला जो है मूर्धन्य व्यंजन है, आपको याद रखना है। कताम दो, ये ट्रिक याद रखना, हमेशा कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पर चलेगा काखा गा गा गा, यहाँ से चलेगा काखा गा के बाद क्या था? चाछा जा जा, यहाँ फिर चलेगा टाठा डाडा ना, फिर चलेगा ताथा दादा ना, और फिर चलेगा पापा बाबा माँ। तो ये जो है ये कंठ से बोला जाएगा, ये वाली लाइन तालु से बोली जाएगी, तालु से बोली जाएगी। ये टाठा डा वाली मूर्धन्य से बोला जाएगा, ताथा दादा ना दंत से बोला जाएगा, और ये पापा बाबा ओ से बोला जाएगा। तो यहाँ पर हमें टाठा डा बताना है। टाठा डा किस में आ रहा है? माँ पे, माँ मतलब मूर्धन्य, और हमें बताना क्या था? मूर्धन्य नहीं बताना है। तो इसलिए सी वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। ये इस प्रकार से हिंदी के क्वेश्चन पूरे हो गए, और अब जीएस के देख लेते फटाफट करके, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से ही प्रश्न बनाए हैं। राज्यपाल के लिए व्यक्ति की निम्नलिखित में से क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। बी है 30 वर्ष से अधिक का होना चाहिए। ये बात तो सही है, लेकिन ये बात गलत है। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये बात भी जो है सही है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा 1 व 3, ये डी जो है, डी वाली जो बात है ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ये रहा 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल को मापता है,
जी सही है, बिल्कुल मापता है। अमीटर विद्युत धारा की माप करता है। टैक्योमीटर ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी और ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, ये सही बात हो जाएगी। यहाँ टैकोमीटर के स्थान पर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना था पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति मापते हैं किस में, टैक्योमीटर में। इसलिए हमें सी की तरफ जाना है। पूछा गया था कि सुमेलित नहीं है, तो क्या सुमेलित नहीं है, सी वाला विकल्प सुमेलित नहीं है। इसी प्रकार से अगला 23वां प्रश्न रहा। 23 फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में नियुक्त हुआ। कौन नियुक्त हुए इन चारों विकल्पों में से, हमारा आंसर होगा ज्ञानेश कुमार। ये ज्ञानेश कुमार अभी जो है क्या बने हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो विशेष करके ध्यान रखना आप, अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ठीक है जी। ज्ञानेश कुमार अभी क्या बने, निर्वाचन आयुक्त। आगे बढ़ते हैं 24वां प्रश्न। होम रूल लीग की स्थापना वर्ष 1916 में किसके द्वारा की गई थी। तो भाई इसमें जो है दो व्यक्तियों का अहम योगदान रहा है, एक तिलक का और एक एनी बेसेंट का। तो 1 और 2 हमें जो है सही होगा, बी की तरफ जो भी है ये बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। भेदभाव का निषेध, भाई आर्टिकल 15 दिया हुआ है, ठीक है जी, ये बिल्कुल सही बात है। लिंग जाति धर्म, ठीक है जी, के स्थान पर भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पर संघ बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। जीवन रक्षा का अधिकार, ये बिल्कुल गलत बात है, संवैधानिक उपचारों का यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है। तो जीवन रक्षा का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 20 में ना होकर के आर्टिकल 21 में है, 21 में है। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार 26वां प्रश्न ये रहा। 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। कई बार पेपर में आ गया है, ठीक है जी। तो हमारा यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जो सी की तरफ है ये बिल्कुल सही है। विंस्टन चर्चिल ने जो है महात्मा गांधी को क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर कहा था। आगे बढ़ते हैं 27वां प्रश्न। यहाँ पर तिथियां सुमेलित करनी आपने कि बसंत विषुव कब होता है, शरद विषुव कब होता है, ये मैच करना आपने। क्वेश्चन नंबर 27 का लगाइए फटाफट, सही आंसर कौन सा होगा। देखिए कौन सा सही आंसर होगा। यहाँ पर देखो जो ए वाला विकल्प है बसंत विषुव, ये हमेशा जो है 21 मार्च को होता है। 21 मार्च को बसंत विषुव कब होता है, 21 मार्च को, ठीक है जी, 21 मार्च को। और फिर जो है जो शरद विषुव होता है ये होता है हमारा 23 सितंबर को, यानी 2 का ए और 3 का बी, 2 का ए 3 का बी। और भी कहीं मैच हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहां से हमारा ये आंसर बन जाएगा 2 3 4 1, ये बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वप्रमुख योगदान किसका रहा इन चारों व्यक्तियों में से, बताइए फटाफट। पास्कल, इधर से दे रखा है विलियम ब्रोम्स, वेबेज, चार्ल्स वेबेज। तो यहाँ पर जो है हमारा सी वाला विकल्प चार्ल्स वेबेज सही आंसर होगा। 28 का जो सी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखो 29वां अणुव्रत सिद्धांत, बहुत फेमस है, कई बार आ रखा है कि अणुव्रत का संबंध जो है किस धर्म से है। तो यहाँ पर बताइए किस धर्म से संबंधित होगा ये। तो हमारा आंसर देखो क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी वाला, जैन धर्म जिन्होंने करा, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। 30वां प्रश्न देखो, मूल अधिकारों के परिवर्तन संबंधी अनुच्छेद कौन से हैं, यानी मूल अधिकारों का परिवर्तन जो है किन आर्टिकलों के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। परिवर्तन का मतलब इंप्लीमेंट से है, लागू से है, ठीक है। किन आर्टिकलों के माध्यम से जो है फंडामेंटल राइट को जो है इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। देखो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत है, और इधर हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत। तो 2 और 4 कहीं मिल रहे हैं ऑप्शन में, अनुच्छेद 32 2 और 4, ये डी वाला विकल्प है, जो डी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। 30 का हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा 31वां। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं सही युग्म कौन से सुमेलित हैं। भाई राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सही बात है। राष्ट्रीय फूल गुलाब, ये बिल्कुल गलत बात है। राष्ट्रीय पशु बाघ, ये सही बात है। और राष्ट्रीय पक्षी, ये गलत बात है। तो हमारी सही बात क्या हो रही है, 1 और 3। 1 और 3 कहीं पर अगर दिख रहे हैं ये डी विकल्प है, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, दिया हुआ है संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया
ये भाई गलत क्या होता है, कौन सा युग्म सही है? तो ये तो गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 368 में ये बात बताई गई है। प्रधानमंत्री कर्तव्य 74 न होकर के 78 में है। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन 356 सही है, और अंतर्राज्य परिषद है ये 264 में ना होकर के 263 में है, और प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं ये 78 में है। तो इसलिए सी वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल जो है सही बात है। आगे बढ़ते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सा टीम जो है, कौन सी टीम शीर्ष पर रही? महाराष्ट्र, हरियाणा, सर्विसेज, केरल। तो इनमें जो है सबसे पहला जो स्थान किया वो सर्विसेज का रहा। उसके बाद राज्यों में महाराष्ट्र का नाम आता है। ठीक है, यहाँ पर सी आंसर होगा। और राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किस पार्टी को कम से कम कितने वैध मत प्राप्त करने होंगे? तो इन चार विकल्पों में देखो, इन चार विकल्पों में से जो सबसे उचित ठहरता है इनमें से, है ना, वो सी की तरफ होगा। 4 या अधिक, ये वाला सी की तरफ इन चारों विकल्पों में से ठहरता है। बाकी इसमें बहुत सारे मानक हैं, अलग अलग मानक हैं। भारत और जापान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो नाम था वो क्या था? इन चार विकल्पों में बताना है। अभी 2025 में ही हुआ। ये जो है धर्म गार्जन, ये वाला इसका सही आंसर होगा। 35 का हमारा जो है सी वाला विकल्प बिल्कुल उचित है। आगे देखो, यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख जो नेता है, कई बार पेपर में आ रखा है, कौन है इनमें से? यहाँ पर जो बी की तरफ है ये सही है, विवियन डेरोजियो इनका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर कोई पेट्रोलियम रिफाइनरी नहीं है? पेट्रोलियम रिफाइनरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 37 है, लगाइए इसमें कौन सा सही आंसर होगा। यहाँ पर जो लोग ए की तरफ है, ए की तरफ जो भी है, डायमंड हार्बर, यहाँ पर कोई रिफाइनरी नहीं है। 37 का ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, 38वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो है टाइफून चीन सागर में है, टार्नेडो मध्य पश्चिम अमेरिका, हरिकेन वेस्ट इंडीज। यहाँ पर विली विली नाम का ये मैच नहीं होता है, क्योंकि ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आता है विली विली नाम का तूफान। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो डी हो जाएगा। और 39वां है, फसल चक्र से किस प्रकार का लाभ प्राप्त किया जा सकता है? किस प्रकार का लाभ प्राप्त किया जा सकता है? एक ही भूमि से कई प्रकार की फसल ली जा सकती है। बी है हमारे पास, खरपतवार नहीं पनप पाते हैं, सही बात है। और मिट्टी की उर्वरता शक्ति प्राकृतिक रूप से बनी रहती है, ये भी सही बात है। तो 1, 2, 3 तीनों बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डी की तरफ जाएंगे, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा सारे ठीक हैं, और डी में ये बातें मैच होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा 40वां, हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कनिष्क और अशोक। तो हरिसेन है ना, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था हरिसेन ने। तो किससे संबंधित होगा ये समुद्रगुप्त से होगा। 40वां का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। तो 40 का जिन्होंने बी करा है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला बढ़ते हैं 41। अगला क्वेश्चन ये रहा, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत किस स्थान पर रहा है? यहाँ पर देखो, ये चार विकल्प दिए हुए हैं, 71, 80, 85। तो हमारा आंसर होगा सी वाला 85। जबकि पहले स्थान पर कौन रहा है? सिंगापुर। पहले स्थान पर कौन रहे हैं? सिंगापुर। और भारत का इसमें स्थान कौन रहा है? 85वां, 85वां स्थान रहा है। पहले स्थान पर सिंगापुर है। आगे बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का उन्मूलन करता है? बहुत साधारण सा प्रश्न है ना, सभी को पता है। अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, दुग्ध ज्वार अधिकतर किस पशु में पाया जाता है? ठीक है जी, गाय, भारतीय वाली या विदेशी वाली, फिर है भेड़, बकरी। तो इनमें जो आंसर होगा 43 का वाला होगा बी वाला। यहाँ पर जो है दुग्ध ज्वार अधिकतर किस पशु में पाया जाता है? तो गाय जो विदेशी होती है उसमें पाया जाता है। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं दुग्ध ज्वार को। और हाइपोकैल्सीमिया या दुग्ध ज्वार अधिकतर किस पशु में पाया जाता है? विदेशी जो गाय होती है इसमें पाया जाता है। आगे देखेंगे। अगला 44वां प्रश्न, संगम काल में निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी तट के पतन है? पश्चिमी तट के पतन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। यहाँ पर जो भी बी की तरफ है, 2, 3, 4, 2, 3, 4 की तरफ जो भी है, 2, 3, 4, 2 में जो है मुसरी,
3 में तोंडी और 4 में कोंड। ये सब कौन से तट पर? पश्चिमी तट पर, जबकि ये पुहार जो है पूर्वी तट पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा 45वां 45वां, भारत का चावल का कटोरा इनमें से देखो आप, कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और अगला है सिंधु गंगा का मैदान, और अगला केरल और तमिलनाडु। तो यहाँ पर एक ही तरफ जो भी है ये बिल्कुल सही आंसर है। फटाफट आंसर पे जा रहे हैं। सिंपल से प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता है? ठीक है जी, ये पुस्तक बड़ी खास है, पूछी भी गई है पेपर में कि कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास, कांग्रेस की आधिकारिक इतिहास नाम की जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर होगा सी वाला, पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया इसका सही आंसर होगा। आगे 47, फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने? भाई देखो 4 विकल्प है, आतिशी मारलेना, रेखा गुप्ता, अरविंद केजरीवाल, मनोज तिवारी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता, पहले आतिशी मारलेना थी, उससे पहले अरविंद केजरीवाल थे, अभी वर्तमान फरवरी 2025 में, ठीक है जी, बीजेपी की यहाँ पर सरकार बनी, बीजेपी के मुख्यमंत्री बने रेखा गुप्ता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 48, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? गोरखपुर राप्ती नदी दी हुई है, लुधियाना रावी नदी, जबलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती। तो इसमें से देखो ये सही है, गोरखपुर राप्ती है, जबकि सूरत किस नदी पर है? ताप्ती नदी के तट पर, और जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है, जबकि लुधियाना जो है रावी के तट पर न होकर के सतलुज नदी के तट पर है। तो यहाँ पर हमारा बी विकल्प चुनना है, क्योंकि सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? ये वाला सुमेलित नहीं है, बी वाला। आगे बढ़ते हैं, 49वां प्रश्न, ये जीएस का सेकंड लास्ट प्रश्न रहा। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? अमीर खुसरो, फरिश्ता, इब्न बतूता, जियाउद्दीन। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता, जो सी की तरफ है, ये बिल्कुल सही होगा। रेहल्ला नाम की पुस्तक बड़ी फेमस है, इनकी पेपर में आ रखी है। रेहल्ला पुस्तक किसने लिखी? इब्न बतूता। तो इसने जो है भारतीय डाक व्यवस्था का बड़ा विस्तृत वर्णन दिया है। आगे बढ़ते हैं, 50वां, G15 क्या है? आज का जीएस का लास्ट प्रश्न है। G15 क्या है? तटस्थ राष्ट्र समूह, विकासशील देशों का समूह, विकसित देशों का समूह, अविकसित देशों का समूह। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। बी में जो भी है विकासशील देशों का समूह, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे जो है जीएस और हिंदी के प्रश्न हो गए हैं। अब आगे आप जो है उत्तराखंड और फिर रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, तो चलिए उत्तराखंड का सेशन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51वां है हमारे पास। आपके पास 4 कथन दिए गए और इन कथनों में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है ना। तो पहला कथन है, उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। बिल्कुल सही कथन है। और दूसरा कथन है, निर्माण के क्रम में यहाँ भारत का 26वां दिया है। नहीं, 26वां नहीं, ये कैसा था? 27वां राज्य था। उत्तराखंड का 27वां राज्य था और यह 9वां हिमालयी राज्य बना, है ना। यह अगला है, यह 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से, तो ये कथन भी आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है। और ये 9वां हिमालय राज्य नहीं बना था, ये था आपका 11वां हिमालय राज्य। तो केवल आपके कथन 1 और 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52वां। क्वेश्चन नंबर 52वां दिया गया आपके पास, किस टिहरी रियासत के राजा ने 1923 में टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की थी? तो टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है नरेंद्र शाह को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53वां। क्वेश्चन नंबर 53वां है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की सुभाष चंद्र बोस से निम्नलिखित में से किस जेल में मुलाकात हुई थी? तो सुभाष चंद्र बोस और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मुलाकात हुई थी लखनऊ जेल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54वां है, देहरादून का वाडिया हिमालय संस्थान संबंधित है? तो यह आपके ऑप्शन नंबर डी, भू विज्ञान से संबंधित है। आप जो है क्वेश्चन को रोक के जो है अपना आंसरों को मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55वां हो जाएगा,
उत्तराखंड में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु पहली बार नेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था उत्तरकाशी हरसिल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56वां। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करने वाला जो जनपद है जिसने मातृत्व वंदना योजना में पहला स्थान प्राप्त किया तो वो है आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57। जल स्रोतों के संरक्षण हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है जो कि जल संरक्षण के लिए कार्य करेगा? तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी भगीरथ ऐप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 58वां है। उत्तराखंड में गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 के तहत निम्न में कौन सा जनपद पहले स्थान पर रहा है? तो ये रहा है भैया ऑप्शन नंबर सी नैनीताल। तो नैनीताल जो है इस बार जो है गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 इसको उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको दिया गया है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किशन महिपाल और नरेंद्र सिंह नेगी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 60वां। हाल ही में पश्चिम बंगाल में आयोजित ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान रहा है? तो उत्तराखंड राज्य का इसमें जो है दूसरा स्थान रहा है, जबकि सर्वाधिक बर्ड की प्रजातियों में पहला स्थान रहा है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक पक्षियों की प्रजाति वाला राज्य हो जाएगा और दूसरे नंबर पे जो है उत्तराखंड का स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 61वां हो जाएगा। उत्तराखंड में सेवा दिवस मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में जो सेवा दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च को इस बार 2025 में सेवा दिवस के रूप में उत्तराखंड सरकार ने मनाया था। अब ये इस साल मनाया गया है, ऐसे नहीं कि हर साल इसे मनाया जाएगा। सेवा दिवस कब मनाया गया ये नहीं कि अब भावी आगे भी इसको सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे, लेकिन इस साल मनाया गया। इस साल मनाने का जो कारण था वो ये था कि उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो है ये जो है कार्यक्रम सेवा दिवस के रूप में जो है आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 62वां है। किस रोग के उन्मूलन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड सरकार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में जो है क्षय रोग के निस्तारण के लिए जो है ये जो है उत्तराखंड सरकार को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है सातताल नैनीताल में ऊपरी चोटी जहां पर वनखंडी महाराज का भारत माता उद्यान स्थापित है। वनखंडी महाराज का भारत माता उद्यान स्थापित है, ये आपका हो जाएगा हिडिंबा पर्वत। आंसर हो जाएगा हिडिंबा पर्वत। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 64 64वां क्वेश्चन। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो सबसे जनसंख्या कम घनत्व है उत्तरकाशी का, उसके बाद जो है चमोली का है, फिर आपके पिथौरागढ़ का है। ठीक है, तो उसके बाद जो है लास्ट बागेश्वर का हो जाएगा, जबकि सर्वाधिक आप सभी को पता ही होगा कि सर्वाधिक जो है हरिद्वार का है। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। आपके पास यहाँ दर्रे दिए गए और उनका डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। तो आपका जो श्रृंगकंड दर्रा है ये आपके उत्तरकाशी और हिमाचल के मध्य है, तो वहीं सुंदरढूंगा और बागेश्वर ही हो जाएगा आपके चमोली के मध्य, है ना। सुंदरढूंगा और बागेश्वर हो जाएगा चमोली के मध्य। तो वहीं लासपा दर्रे की बात करें तो लासपा दर्रा जो है ये पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य है, और नेलंग दर्रा जो है ये आपके उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, तो सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 66वां।
किस पर्वत श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है? देखिए जो पामीर है इसको विश्व की छत भी कहा जाता है, इसे विश्व की छत कहा जाता है, ठीक है। और पामीर पर्वत श्रृंखला जो है इसको उत्तराखंड की छत कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तराखंड की छत कहेंगे। तो उत्तराखंड की छत, सॉरी, ये दूधातोली पर्वत श्रृंखला जो है इसे उत्तराखंड की छत कहेंगे। तो इसको उत्तराखंड का पामीर भी कह सकते हैं, है ना। और दूसरी बात जो है ये आपके 3 जनपदों में फैला हुआ है। एक आपका आता है पौड़ी, एक जनपद आता है आपका चमोली, ठीक है, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा, 3 जनपदों में इसका विस्तार है। और दूधातोली पर्वत श्रृंखला की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है मूसा का कोठा। जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है मूसा का कोठा। तो ये दूधातोली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी मूसा का कोठा, और उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधातोली पर्वत श्रृंखला को, ठीक है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट अगर हर प्रश्न में बताया जाए तो इससे जो है वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, 2-2.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। इसलिए जो है मैं अधिकतर जो है क्वेश्चन से क्वेश्चन को आपको करवाता हूँ, लेकिन कुछ जब हम जो है पुलिस के एग्जाम की डेट आ जाएगी उस दौरान मैं आपके लिए 20-20 क्वेश्चन लेके आऊँगा, 20 क्वेश्चन उत्तराखंड के, जिसमें हम पूरे डिटेल में उसको जो है कवर करेंगे, ठीक है, जिससे आपका जो है रिवाइज भी हो जाएगा। लेकिन ये तो जो है टेस्ट सीरीज है जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन को काउंट करना है, बहुत लंबी वीडियो बच जाती है, जिससे जो है आपके लिए भी जो है बोरिंग सा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67वां हो जाएगा। बद्रीदत्त पांडे के संदर्भ में जो है आपके लिए बद्रीदत्त पांडे के संदर्भ में कथन बताना है। तो कुली बेगार के नायक थे ये, कुली बेगार आंदोलन के, तभी तो इन्हें जो है कुमाऊं केसरी कहा गया। कुमाऊं केसरी कहने के पीछे यही कारण था, इन्होंने, है ना, जो है कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया था। साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी थे और हिंदू महासभा के सदस्य नहीं थे। तो आंसर आपका 1 और 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68वां हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चंद राजा के साथ जो विरुद्ध जो है पंवार के राजा ने डोटी के राजा, पंवार राजा के विरुद्ध, चंद राजा के विरुद्ध जो है पंवार राजा और डोटी के राजा ने संधि की थी, तो वो की थी उद्योग चंद के विरोध में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69वां। कत्यूरी शासक बसंत देव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अनुमान के अनुसार यह कन्नौज के शासक यशोवर्मन का सामंत था, बिल्कुल सही है। बागेश्वर शिलालेख में इसी वंश की जानकारी मिलती है, जी बिल्कुल सही है। और बागेश्वरी शिलालेख में इसकी पत्नी का नाम भी मिलता है, तो ये भी सही है। यह धार्मिक रूप से असहिष्णु नहीं था, सहिष्णु शासक था ये। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77वां। उत्तराखंड के किन जनपदों का निर्माण आजादी के बाद हुआ है? तो 1960 में 24 फरवरी 1960 को चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिले का गठन किया गया, जबकि नैनीताल और अल्मोड़ा जो है ये 1891 में स्थापित किए गए थे, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए और बी हो जाएगा, तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71वां। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है आपको। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन 27 मार्च, बिल्कुल सही है। प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन वर्ष 2002, ये भी बिल्कुल सही है। और रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले का सृजन जो है 1997 में, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि कौशिक समिति का गठन जो है 1994 में ना होकर 1995 में ना होकर के 1994 में हुआ था, 1994। क्वेश्चन नंबर 1972। इसमें जो है आपके पास 2 कथन दिए, एक कथन दिया गया उसका कारण आर दिया गया है। अब आपको बताना है कि भैया इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है। तो उत्तराखंड राज्य की विधायिका में कुल जो है 70 सदस्य हैं, जी बिल्कुल सही है। और राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, जो कि गलत है। राज्य में द्विसदनीय नहीं, एक सदनीय विधायिका है, एक सदन है हमारे यहाँ, है ना। 2 सदन जो है विधानसभा और विधान परिषद, तो हमारे राज्य में जो है विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। तो इसलिए जो है इसका आंसर जो है एक ए सही हो जाएगा और कथन आर, कारण आर जो है वो गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो जो है ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72वां। तो देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का जो उद्देश्य था वो था जनता को टिहरी के कुशासन, टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्ति दिलवाना। और आपको मालूम ही है कि प्रजामंडल ने बहुत अहम रोल जो है टिहरी की स्वतंत्रता के लिए रखा था, और फाइनली अगस्त 1949 में जो है इसको, है ना, मिला लिया गया था। होंगण, दलिया और गोडरे, ये जो है ये त्योहार है आपके बोक्सा जनजाति के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57वां। तो इसमें जो है हमारे पास कुछ क्रांतिकारी दिए गए और उनका जन्म स्थान दिया गया है। तो कालू मेहरा का जन्म हुआ था विसुड़ गांव चंपावत में, और बद्रीदत्त पांडे का जन्म हुआ था कनखल हरिद्वार में, हालांकि उनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो अल्मोड़ा में ही होती है। हरगोविंद पंत का जन्म हुआ था चितई गांव में, और वहीं बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जन्म हुआ था पाटली गांव में। तो इस तरीके से 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76वां। कुमाऊं क्षेत्र में अनुभूति प्रधान गीत है, इसमें जो है ना, मेलों वगैरह में ये मुख्य तौर पर गाया जाता है आपका भगनौल गीत, इसका सही आंसर है। और इसमें जो है नायक जो है, नायक जो है नायिका को मन में उसकी कल्पना करते हुए जो है उसके गांव में मेले वगैरह में जाता है, तो नृत्य वगैरह करते हैं, इस भगनौल को गाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार का एक गीत जो है वो न्योली गीत भी है, न्योली भी इसी भगनौल के प्रकार का ही गीत है। तो भगनौल और न्योली एक ही प्रकार का गीत है जो कि नायक के द्वारा नायिका को अनुभूति करते हुए जो है इस गीत को गाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77वां। तुमरिया बांध जो है इसकी स्थिति हो जाएगी काशीपुर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78वां। देश का पहला कार्टोग्राफी मानचित्र कला संग्रहालय ये आपके स्थित है आपके मसूरी में, जहां आपका जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय आ गया है। तो इजिली जो पुराने छात्र हैं वो तो इजिली पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है ना, इसमें बिल्कुल भी जो है बिल्कुल पुलिस की तरीके से ही प्रश्न को बनाए गए हैं। उत्तराखंड राज्य में ई वे बिल व्यवस्था लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी 20 अप्रैल 2018। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। कौन सी पुस्तक जय सिंह रावत जी की है? तो जय सिंह रावत जी की पुस्तक है स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता। ठीक है, चलिए बाकी तो कुमाऊं का इतिहास बद्रीधर पांडे 1937। उत्तराखंड राज्य में विश्वनाथ गुफा के संदर्भ में क्या सही नहीं है ना? तो बाकी सभी कथन इसमें जो है आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रोक लो, आप जो है वीडियो को पॉज करके जो अपना आंसर लगा सकते हैं। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं पाई जाती है, यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं पाई जाती है, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82। जो हिल यात्रा है ये इस लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन सा है? तो हिल यात्रा जो है ये पश्चिमी नेपाल की देन है ना। इसमें विभिन्न प्रकार के जो है कलाकार होते हैं, अन्य मोर मोरनी है ना, हिरन, खिरसक, नेपाली राजा, कई प्रकार के पात्र इसमें होते हैं, लेकिन इसका जो मेन पात्र है वो आपका लखिया भूत है, और देन है ये त्योहार देन है पश्चिमी नेपाल की। तो पश्चिमी नेपाल से जो है इसे जो है हमारे उत्तराखंड में इसे अडॉप्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83। हंसाधनी और बेलमती चौहान किस आंदोलन में जो है ये शहीद हुए थे? और कई बार है ना मसूरी कांड जो है, मसूरी कांड में ये दोनों शहीद हुए थे। इस बार मसूरी कांड के साथ उसने जो है डेट पूछ ली। तो 2 सितंबर 1994 को जो है ये दोनों शहीद हुए थे मसूरी कांड। 1 सितंबर को आता है आपका खटीमा कांड। ठीक है, 2 सितंबर को है मसूरी कांड। 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस भी मनाया जाता है इसी उपलक्ष्य में, और 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 हो जाएगा।
2024 में प्रकाशित पुस्तक हिमांक और क्वथनांक, ये हाल ही में किसी पेपर में भी पूछा गया है। हिमांक और क्वथनांक के बीच ये पुस्तक है शेखर पाठक की। क्वेश्चन नंबर 85 है ना, कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। तो आपको पता ही है भैया, लक्ष्मी चंद का एक भाई था जिसका नाम था शक्ति गोसाई। ये जन्मांध था और देवी माँ की कृपा से जो है इसको जो है राजस्व का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया था, है ना। और लक्ष्मी चंद के समय जो है इसने कई प्रकार के राजस्व से संबंधित कार्यों को भी किया था। तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है भैया शक्ति गोसाई को, इसका बड़ा भाई है लक्ष्मी चंद। 1939 में कर्मभूमि नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, कर्म भूमि के प्रकाशन से संबंधित कौन दो महान विभूति है, किन्होंने कर्म भूमि का प्रकाशन किया था? कमेंट बॉक्स में जा करके आप इसका आंसर दीजिए, ठीक है। और कर्म भूमि का जो प्रकाशन था वो हुआ था आपके लैंसडाउन से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। सौंदर्य की प्रतिमा मोलाराम की किस कृति को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भैया मोर प्रिया को। अगला, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अल्मोड़ा से प्रतिभाग किया था, वो लिया था भैया ज्वाला दत्त जोशी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? और भारी चोट भी इनके सिर में आई थी उस दौरान। एस्ले हॉल में जो है छात्रों ने जो है इनके ऊपर पथराव भी किया था। तो कुमाऊं कमिश्नर थे इस टाइम पे एक्टन। अगला क्वेश्चन जो है, नैनीताल में छात्रों ने इनका सर भी फोड़ दिया था। रकम के बदले लिया जाने वाला अनाज कहलाता है कूदकर, है ना। रकम के बदले लिया जाने वाला अनाज कहलाता है, रकम के बदले लिया जाने वाला अनाज कर कहलाता है कूदकर, ठीक है। सिरती कर जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सिरती कर कई बार आ भी रखा है, सिरती सिरतान, है ना। कटक सेना के लिए है और सिरती के बारे में आप जो है कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो ये आपके जो है उत्तराखंड की क्लास कंप्लीट हो गई। आगे के लिए जो है नेक्स्ट टीचर आपको कराएंगे। धन्यवाद। तो स्वागत है आपका दक्ष क्लास के यूट्यूब चैनल पर। जो पिछले सैटरडे को हमारा पेपर हुआ था उसका जो रीजनिंग वाला हिस्सा उसे हम देखने वाले हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो पटना है छपरा से 30 किमी पूर्व में, तो जो छपरा आपके पास है, जो जब तक छपरा आप लिखेंगे नहीं इधर, तो छपरा से 30 किमी पूर्व में कौन है जी? पटना है, ठीक है। दूसरा क्या लिख रहा है, गया जहानाबाद से 30 किमी पश्चिम में, अभी इसकी लोकेशन का पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन अरवल छपरा से 35 किमी दक्षिण में कौन है जी? अरवल। अरवल दक्षिण में, कितने दक्षिण में है जी? 35 किलोमीटर, ठीक, दक्षिण में। उसके बाद कह रहे हैं जो पटना है जहानाबाद से 10 किमी दक्षिण में, तो पटना किसके नीचे है? जहानाबाद से। तो इधर आपके पास क्या है? जहानाबाद है, ठीक है ना। और कितना है जी? 10 किलोमीटर है। अब आपके पास ठीक हो गया, जो गया है वो जहानाबाद के पश्चिम में, तो जहानाबाद के पश्चिम में कौन है जी? गया है। और कितने है जी आपके पास? 30 किलोमीटर की दूरी पर। इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। अब वो कह रहा है कि अरवा गया के दक्षिण में, जो अरवल है वो गया के दक्षिण में बिल्कुल ठीक है, तथा वे दोनों एक दूसरे की सीधी रेखा में बिल्कुल ठीक है। तो बताएं कि कौन सी जगह गया के तत्कालीन दक्षिण में? तो सीधी सी बात है, छपरा आपके पास तत्काल उसके क्या है? दक्षिण में, ठीक है। अगला दिया हुआ है कि ए बी की माँ है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? क्या है जी? ए बी की माँ। तो ए किसकी माँ है जी? बी की माँ है। तो ए किसकी माँ है? ए बी की क्या है? माँ है, ठीक। डी ई का भाई अभी पता नहीं लग पा रहा कि कैसा डायग्राम है, लेकिन इससे क्लियर हो जाएगा कि सी जो है ए का बेटा है। तो ए का जो बेटा है वो कौन है जी? आपके पास सी है। फिर कह रहे कि ई बी की बेटी है, तो ई किसकी बेटी है जी? बी की बेटी है। और अब आप कह सकते हैं डी ई का भाई है, तो ई का भाई कौन है जी? डी भाई है।
ठीक है ना, ये डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम में पूछ रहा है आपके पास से डी की दादी कौन है। सीधी सी बात है, डी की दादी के बारे में आपके पास से पूछ रहा है कि डी की दादी कौन है। सीधी सी बात है कि इसकी माँ ये है और इसका बेटा ये है, ये आपस में भाई बहन है, तो डी का जो आपके पास क्या होगा, दादी हो जाए, कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी। कौन हो जाएगी, ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लखनऊ के लिए हर 2 घंटे पर ट्रेन छूटती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घोषणा की जाती है कि लखनऊ के लिए ट्रेन 20 मिनट पहले छूटी है एवं अगली ट्रेन 16:30 बजे छूटेगी। तो बताइए कि घोषणा किस समय की गई। अब क्या समझना है कि प्रत्येक 2 घंटे बाद रेल छूटती है। अगर अगली ट्रेन आपके पास 16:30 पर छूटी है तो इससे पहले वाली रेल सीधी सी बात है 2 घंटे पहले छूटी होगी, यानी कि 14:30 पर छूटी होगी। कितने पर छूटी होगी, 14:30 पर। इस समय रेल छूटी है, लेकिन जब रेल छूट गई थी उसके 20 मिनट बाद घोषणा होगी। तो रेल तो छूटी 14:30 पर, घोषणा कब हुई, 20 मिनट बाद। यानी कि हम 14:30 के साथ कितना और ऐड कर देंगे, 20 मिनट, तो हो जाएगा जो 14:50 मिनट पर उद्घोषणा की गई थी। कितने पर की गई थी जी, 14:50 पर उद्घोषणा की गई। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा है वो कि नंबर इक्वल टू ये लिखा गया है, तो आपके पास इसके बराबर क्या हो, तो कुछ भी नहीं कर रखा है इसमें। अगर देखोगे इधर आपके पास यू को और एन को एक दूसरे के साथ क्रॉस कर लिया, वैसे आपके पास बी लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, एम लिख दिया, वैसे आपके पास आर लिख दिया और फिर क्या लिख दिया, ई लिख दिया। सीधी सी बात है, पहले आएगा जी, फिर आएगा इसमें आएगा पहले आपके पास क्या जी, पहले आने वाला है इधर, पहले क्या आने वाला है जी, एच, एच के बाद क्या आ जाएगा, जी, फिर आएगा एस, फिर आएगा ओ, फिर आएगा एस और फिर आएगा टी। तो जी एच एस ओ एस टी, तो जी एच एस ओ टी एच, ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, क्या लिख रहा है जी, रबड़ कागज, यानी कि जैसे कागज पर कोई भी चीज लिखी गई उसको इरेज करना है, साफ करना है, तो किसका काम होता है, रबड़ का काम होता है। वैसे और क्या, गैस विद्युत जनित बिल्कुल नहीं, हम कह सकते हैं कि गैस से कोई चीज साफ थोड़ा ना होगी आपके पास। लैंप तेल बिल्कुल भी नहीं है, इसको साफ नहीं करता है। चाकू मांस, तो हम कह सकते हैं जैसे चाकू से मांस को साफ किया जा सकता है, काटा जा सकता है, इरेज किया जा सकता है, वैसे रबड़ और कागज का संबंध होगा जैसे किसका संबंध होगा जी, चाकू और मांस का। ठीक, अगला, एक जार में कुछ 8 पैर के केकड़े व कुछ 4 पैर के बिच्छू हैं। यदि इनकी पैर की गिनते हैं तो 100 और होते हैं, तथा यदि सिर गिनते हैं तो 20। बताओ केकड़े कितने। सीधी सी बात है। अब इसमें हमें क्या करना होता है कि लॉजिक के सामान्य तौर पर हम मान लेंगे कि माना हमारे पास केकड़े x, और फिर हम कहेंगे माना बिच्छू y। सीधी सी बात, एक केकड़े का सर 1 होता है और एक बिच्छू का भी सर 1 होता है, तो हम कहेंगे केकड़े और बिच्छू की संख्या बराबर सिरों की संख्या। क्या लिखेंगे जी आपके पास, सिर की संख्या, सिरों की संख्या। तो हम कहेंगे सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या कितनी है जी आपके पास 100। हम कहेंगे कि x प्लस कितने, y बराबर कितने, 100। ठीक, दूसरा क्या क्या केवल आपके पास 20 है, सर कितने हैं जी आपके पास 20 है, सिर कितने हैं जी इसमें 20 है। तो हम कहेंगे कि x प्लस वाई बराबर सिर है 20, x प्लस वाई सिर कितने हैं जी 20 है। अब हम अगर हमारे पास एक आपके पास क्या है, केकड़ा है, तो उसका एक सिर, उसके पैर कितने हो जाएंगे 8, और x के पैर कितने हो जाएंगे 8x, और प्रत्येक बिच्छू के 4, तो कितना हो जाएगा 4y, और पैरों की संख्या कितनी हो 100। ये बन गया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब आपके पास किसकी संख्या निकालनी है, केकड़े की। केकड़ा x है, इसलिए बिच्छू को क्या कर लो, आपके पास इक्वल कर लो, इसलिए इससे समीकरण में 4 का गुणा कर लेंगे। कितने गुणा कर लेंगे 4 का, तो 4x प्लस 4y बराबर 80। इधर से आपके पास 8x प्लस 4y बराबर 100। अब समीकरण को घटाएंगे तो ये माइनस ये कैंसिल, ये तो -8x बराबर -20,
सॉरी -4x बराबर कितना है जी 20, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 5, इनकी आपके पास केकड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी 5। अगला ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में कितने आपके पास से क्या है जी, कितने वर्ग और कितने त्रिभुज है, इनको कैसे काउंट करेंगे। अगर आप देखोगे वर्गों की संख्या ये ऐसा बनाया गया है, वर्ग अगर देखेंगे तो वर्गों की संख्या हमें ढूंढनी पड़ेगी। जब वर्गों की संख्या ढूंढेंगे हम लोग तो क्या होगा जी, आपके पास ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है 2, ये एक वर्ग है 3, ये एक वर्ग है कितना 4, ठीक। और इसके पीछे 4 और 1 ये बन गया आपके पास कितना 5। वैसे सेम बात अगर आप देखोगे कि ऐसे में वर्ग बना हुआ है, ऐसे में क्या बना हुआ है वर्ग। अब ये जो वर्ग है ना ये ऐसा दिख रहा है आपके पास, ऐसा दिख रहा है, वास्तविक रूप से भी वर्ग है और इसकी भुजाएं आपके इसके पास क्या हो चुकी है, मिल चुकी है, यहाँ से यहाँ मिल गई और यहाँ से यहाँ मिल गई आपके पास ऐसा। तो ये दरअसल ये सेफ ठीक तरीके से हुआ नहीं है। तो इसमें भी क्या होता है कि जैसे ये बाहर वाले में 5 थे तो अंदर वाले में 5 होंगे, तो 5 और 5 कितने होंगे 10, तो वर्ग कितने होंगे जी आपके पास इसमें 10 होते हैं, वर्ग कितने होते हैं 10। तो एक तो बात ये है कि यहाँ से आसानी से हो गया कि वर्गों की संख्या 10 है और किसी में 10 नहीं देखने वाला। अगर हम त्रिभुज की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक ऐसा कॉलम बनाएगा इसमें हमेशा 8 त्रिभुज होते हैं। कितने त्रिभुज होते हैं 8। अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 तो ये होगी, एक इधर बनेगा 5, एक इधर बनेगा 6, एक इधर बनेगा 7, एक इधर बनेगा 8, तो 8 इसमें बनेंगे तो 8 इसमें भी बनेंगे 16, 8 इसमें बनेंगे 24, 8 इसमें बनेंगे कितना है जी 32, ये 32 तो बन गए आपके पास है। अब इधर आप देखोगे कि ऐसे में ऐसे में ऐसे में और ऐसे में जहां पर भी ये पॉइंट मिलेंगे, जहां पर भी आपके पास क्या मिलता है पॉइंट, वहां पर हमेशा एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा। तो एक यहां पर बना, एक यहां पर बना 2, एक यहां पर बना 3, उसके अलावा एक यहां पर बना 4, एक यहां पर बना कितना है 5। तो ये आपके पास से क्या हो गए जी, आपके पास इधर 5 एक्स्ट्रा बन गए। कितना एक्स्ट्रा बन गए जी 5 आपके पास है। तो क्या होने वाला है 32 और 5 कितना हो जाएगा 37 आपके पास। क्लियर। तो 37 अब देखोगे यहाँ कहीं और 37 का ऑप्शन है नहीं, तो चूज करना आसान हो गया आपके पास। उसके अलावा आपके पास क्या होने वाला है कि ये जो दिख रहे हैं ना आपके पास, ये पॉइंट हमने काउंट किया, एक पॉइंट यहाँ पे गिना, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, तो यहाँ क्यों गिन रहे, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये बनेगा ऐसे और यहाँ से यहाँ ये बनेगा ऐसे। सेम बात फिर यहाँ पे एक और बनेगा आपके पास, कौन सा वाला, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ वाला। फिर यहाँ पे भी बनेगा आपके पास यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे समझना ये है कि इसी पॉइंट पर, इस एक पॉइंट पर कितने और बने हैं। तो देखना एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये 2, एक पॉइंट ये 3, एक पॉइंट ये है 4 तो ये बने आपके पास। इसके कारण एक ये बना 5, एक ये बना 6, एक ये बना 7 और एक ये बना 8। तो इस पॉइंट पर 8 बने। बात समझ में आ रही है आपको। दरअसल हुआ क्या कि एक पॉइंट ये 2, एक पॉइंट 3, एक ये 4 और 4 इसके बीच में बने। कितने हो गए 8, 32 और 8 कितने हो गए 40। अब काउंट करो, ये आपके पास है एक इसके ऊपर वाला 41, एक इसके नीचे 42, एक इसके नीचे 43, एक इसके ऊपर 44, तो टोटल मेरे का 44 हो गए। ठीक, अगला क्या पूछ रहा है जी। ठीक, देखो अब इसका 24 कैसे आया, तो इसने क्या कर दिया 8, 6 और 12 का ले लिया एलसीएम। क्या ले लिया एलसीएम। इसका कितना आ रहा है 24। सेम 6, 3 और आपके पास 24 का एलसीएम कितना है 12। सेम 5, 7 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 70। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। ठीक, अगला ये पूछ रहा है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। जब ऐसे पासे होते हैं तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ आपके पास कॉमन अंक है। जहां भी आपके पास 2 कॉमन अंक निकले वहां से आंसर निकाल देना। ठीक, अब यहाँ देखो कि यहाँ 2 कॉमन अंक क्या है 3 और 2 और 4, यहाँ 2 और 4 है, यहाँ 2 और 4। इसका मतलब 3 का विपरीत निकला 5, इनके विपरीत क्या निकल गया 5। यहाँ 5 और 2 कॉमन है तो बचा क्या 4, तो 4 के विपरीत क्या आ गया 1। तो हमारे पास कितने अंक आ गए, हमारे पास 2 और 2 4 आ गए और कितने बच गए 2। अब कौन नहीं दिख रहा है 6, तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा 6, तो आंसर हो गया 6। 100वां क्वेश्चन क्या है 4 यदि नीले को नहीं, 4 नहीं होना चाहिए इसमें,
यदि आपके पास किसको जी नीले को उजाला, उजाले को हरा, हरा को लाल, लाल को भूरा, भूरा को काला तथा काला को पीला कहा जाए तो मानव के रक्त का रंग क्या है? तो सीधी सी बात है कि आपके पास लाल को क्या कहा जा रहा है? भूरा कहा जा रहा है। इसलिए मानव का रंग कैसा हो जाएगा जी? भूरा। ठीक, थैंक यू।